Okay, so last time we saw expression for centripetal acceleration. आज क्विकली उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास बेसिकली एक पार्टिकल था, वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो लेट मी फर्स्ट जस्ट ड्रॉ एक्सिस। ये सेंटर ऑफ सर्कल को ही हम ओरिजिन बना लेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इनिशियली पार्टिकल P0 पे था, ओके, एंड देन आफ्टर सम टाइम t the particle reaches at point P। तो ये जो एंगल बनता है थीटा, ओके, दैट एंगल थीटा इज नथिंग बट ओमेगा टी। ये थीटा इक्वल टू ओमेगा टी कैसे आया, ये हमको ऑलरेडी पता है। ये हमने जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर स्पीड डिफाइन किया तब मैंने बताया था, राइट। एट पॉइंट पी उस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको देखने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। जब पार्टिकल P पॉइंट पे होगा तो उसका पोजीशन एक वेक्टर से दिया जाएगा और वो वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर r बार। और इस r बार को हम स्प्लिट कर सकते हैं, x कंपोनेंट मतलब rx और ये y कंपोनेंट मतलब ry। तो हम लोग लिख सकते हैं r बार इक्वल टू rx i कैप प्लस ry j कैप। फिर अगर आप ट्राइंगल से देखोगे, मतलब जो ट्राइंगल बनेगा लेट अस से OPQ ट्राइंगल, तो आपको मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज rx अपॉन r। तो आपको मिल जाएगा rx इज इक्वल टू r cos थीटा। सिमिलरली आपको मिल जाएगा ry इज इक्वल टू r sin थीटा। बट थीटा है ओमेगा टी, तो rx इज r cos ओमेगा टी एंड r sin थीटा इज r sin ओमेगा टी। तो rx और ry की वैल्यू r बार में डालेंगे तो हमको मिल जाएगा r बार इज इक्वल टू r cos ऑफ ओमेगा टी i कैप प्लस r sin ऑफ ओमेगा टी j कैप। ये आपको मिल गया पोजीशन वेक्टर। हमारा अल्टीमेट एम क्या था, टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। हमको पता है कि एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना है तो हमको वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ आर बार। तो वी बार हम लोग लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ आर बार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आर बार हमको ऑलरेडी पता है, आर बार था हमारे पास आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। आर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल, वो तो चेंज नहीं होने वाला। रेडियस तो जो है वो रेडियस रहेगा, वो कांस्टेंट बाहर। फिर हम लोग लेंगे डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस आर वापस से आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप। तो ये हमको मिला आर कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा और ये आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू जे कैप, बराबर। तो ये आपको मिलेगा वी बार इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। हमें चाहिए एक्सेलरेशन वेक्टर, तो एक्सेलरेशन आता है dv बार बाय dt से, ओके। तो dv बार बाय dt से आता है, मतलब आपको सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेना है v बार का। तो d dt ऑफ माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, राइट। देन वापस से माइनस आर ओमेगा कांस्टेंट। अब मैं ये एक स्टेप लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली हम साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेंगे जो आएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी।
मतलब वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस नहीं, एक्चुअली माइनस क्यों माइनस बताता हूँ, आर ओमेगा कांस्टेंट, फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी इज माइनस ओमेगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर और नेगेटिव साइन लिख दिया मैंने, साइन ओमेगा टी जे कैप, राइट। तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप, इसमें से माइनस ओमेगा स्क्वायर आप कॉमन निकाल लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर आप कॉमन निकाल लो, आपको मिलेगा आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, पर ये आपका आर बार था तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार, ये आपको मिल गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिर हमको सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना अगर है तो मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर बार। तो यहाँ तक जो हमने किया था, और हमने एक्सेलरेशन के दो फॉर्म अलग से लिखे थे, मैग्नीट्यूड मतलब ओनली इन टर्म्स ऑफ स्केलर, ओनली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लिखा था हम लोगों ने, और फोर्स का भी हमने किया था, राइट। So this should be very easy thing for you. Now let us move to the last topic of this chapter, and that is conical pendulum. Yes. So अभी conical pendulum क्या होता है वो समझ लेते हैं। This is last theoretical topic of this chapter, conical pendulum. बहुत easy topic है, हमको ऑलरेडी पता है कि पेंडुलम क्या होता है। पेंडुलम मतलब एक स्ट्रिंग है हमारे पास, इस स्ट्रिंग पे एक मास अटैच किया गया है। बेसिकली हम लोग पेंडुलम दो टाइप के डिफाइन करते हैं, एक होता है आइडियल पेंडुलम, उस आइडियल पेंडुलम में जो स्ट्रिंग होता है वो मासलेस होता है, वो इनएक्सटेंसिबल होता है, मतलब उसका लेंथ नहीं बढ़ेगा, कितना भी मास लगा तो नीचे लेंथ नहीं बढ़ेगा, वो फ्लेक्सिबल होता है। और नीचे अगर पूरा का पूरा मास मैंने एक पॉइंट में डाल दिया, जैसे यहाँ पे पॉइंट बताया है मैंने, हैवी पॉइंट मास, उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल पेंडुलम, राइट। बट प्रैक्टिकल पेंडुलम मतलब क्या होता है कि नॉर्मली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप लोग एक पॉइंट में सारा मास डाल सको, तो हम लोग एक बॉब लगा देते हैं, इस बॉल को बॉब बोलते हैं। और ये जो स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल होता है और फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन मासलेस नहीं हो सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई भी रस्सी आप लोगे तो उसका मास होगा। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। बेसिकली पेंडुलम का मतलब क्या, एक रस्सी एक स्ट्रिंग है, उस पे नीचे एक मास है। अब सिंपल पेंडुलम का मतलब ये होता है कि मैंने अगर इस स्ट्रिंग को यहाँ पे लाके छोड़ दिया, if I bring it here and just release it, it will start performing oscillatory motion, मतलब it will start performing a motion which is an arc of a vertical circle। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये एक वर्टिकल सर्कल बनता है, राइट। तो सिंपल पेंडुलम मतलब you have a mass m suspended by a string of length L and moves along an arc of a vertical circle। along an arc, arc क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरा मोशन सर्कल कंप्लीट नहीं होता, सिर्फ एक पार्ट कंप्लीट होता है, दैट इज आर्क। ये होता है आपका सिंपल पेंडुलम। पर हम लोग यहाँ पे सिंपल पेंडुलम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोनिकल पेंडुलम की बात कर रहे हैं। इसको बोलता हूँ फिगर ए। तो कोनिकल पेंडुलम मतलब क्या, कोनिकल पेंडुलम मतलब एक बहुत सिंपल सा केस है, हमारे पास एक पेंडुलम ही है, इस पेंडुलम को मैंने यहाँ पे लाया, बस इसको रिलीज नहीं किया। पहले केस में क्या किया था हमने, पेंडुलम को एक पॉइंट पे ले गए और रिलीज कर दिया, तो इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम इसको ला रहे हैं यहाँ पे,
और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहे हैं, मतलब वो एक कोन बनाएगा। वो कोन बनाएगा मतलब क्या, जो बॉब है नीचे, ये जो नीचे जो बॉब है, बॉब बोलते हैं इसको, ये बॉब जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, राइट। सो कोनिकल पेंडुलम मीन्स you have a string and one end of the string is attached with a mass, matlab you have a pendulum, then you displace the pendulum with some angle theta, matlab this pendulum will make angle theta with the vertical axis। ये जो pendulum है ये y axis के साथ मतलब vertical axis के साथ एक angle बनाएगा, उसको बोलेंगे सेमी वर्टिकल एंगल या फिर जस्ट एंगल थीटा, राइट। अब हमने इसको एक ऐसा वेलोसिटी दिया है कि ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब इट इज परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, इजी, राइट। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अभी तक नहीं हुआ तो डोंट वरी, बहुत सारी चीजें नए नए आने वाली है। आपको चीज पता होनी चाहिए कि कभी भी आपने अगर रस्सी के एक एंड को, स्ट्रिंग के एक एंड को मास लगा दिया है, तो वो जो स्ट्रिंग है, वो जो रस्सी है, उस पर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि नीचे मास लगा हुआ है तो एक फोर्स प्रोड्यूस होगा स्ट्रिंग में, है ना, खिंचाव, स्ट्रेच, मतलब देयर इज अ फोर्स बेसिकली, यू कैन से उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं टेंशन, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज टेंशन। सो देयर विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग, ओके, एंड दैट टेंशन इन द स्ट्रिंग I am denoting it as T dash. So tension in the string is nothing but it is a force which is always directed towards the point of extension. Point of extension मतलब रस्सी को कहाँ पे बांध के रखा हमने, यहाँ पे। तो ये जो रिजिड सपोर्ट पे मैंने रस्सी को बांध के रखा है, राइट, हमेशा उस डायरेक्शन में ये फोर्स होता है, ओके। So whenever you have a string attached with a mass, the string experiences a force which is called as tension, which is always directed towards the point of extension. यहाँ पे point of extension को मैं O बोल देता हूँ for convenience। अब अगर मैं यहाँ पे एक एक्सिस लाइन ड्रॉ करता हूँ, लेट अस से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, ये जो एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, मतलब टेंशन टी डैश के दो कंपोनेंट होंगे, ये होगा टी डैश कॉस थीटा और यहाँ पे कंपोनेंट जाएगा टुवर्ड्स सेंटर, ये होगा आपका टी डैश साइन थीटा, राइट। दूसरा, हमको पता है कि मास, जो मास है, ये मास है ना नीचे बॉब, इसका जो मास है इस पे हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स mg एक्ट करेगा विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो हमने क्या किया, इजी, हमारे पास एक पेंडुलम था, पेंडुलम को हमने डिस्प्लेस किया और उसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी, मतलब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और एक कोन बनाएगा, राइट। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको ये देखना है कि उस मास के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक फोर्स है टेंशन, और टेंशन होता है अलोंग द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन, मतलब स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, जहाँ पे स्ट्रिंग बांधा हुआ है उस डायरेक्शन में एक फोर्स होता है, दैट इज फोर्स ऑफ टेंशन, ओके। अब दूसरा फोर्स है mg, क्योंकि बॉब के पास मास है तो वो हमेशा डाउनवर्ड एक फोर्स होगा mg। अब टेंशन जो फोर्स है, ये टेंशन फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि एंगल जो थीटा बना था यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और एक करस्पॉन्डिंग एंगल बन गया। करस्पॉन्डिंग बोलो, मुझे नहीं पता कि आप एग्जैक्टली क्या बोलते हो, अल्टरनेट एंगल बोलते हो इस केस में, करस्पॉन्डिंग इज समथिंग एल्स, पर सेम ही कॉन्सेप्ट है, आइडिया सेम है। करस्पॉन्डिंग भी बोलोगे तो फिर यहाँ नीचे एंगल दिखाना पड़ेगा आपको, दिस एंगल इज करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। फिर वो अपोजिट एंगल उसका वापस से थीटा बनेगा, इट्स ओके, दैट इज अल्टरनेट एंगल। तो ये आपके पास थीटा एंगल बनेगा, तो टी डैश का कंपोनेंट जाएगा टी डैश कॉस थीटा और नीचे आएगा टी डैश साइन थीटा, तो दो कंपोनेंट होंगे, करेक्ट। अब
जैसे हम डायग्राम से देख पा रहे हैं, हमको क्या दिख रहा है डायग्राम से कि टी डैश कॉस थीटा एम जी को मतलब वेट को बैलेंस कर रहा है. सो टी डैश कॉस थीटा इज बैलेंसिंग वेट एम जी. ओके, गुड. तो आई राइट इट डाउन हियर. टी डैश कॉस थीटा बैलेंसेस एम जी, राइट. और टी डैश साइन थीटा जो है, टी डैश साइन थीटा जो है, ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. और आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा था, एम ओमेगा स्क्वायर आर विच इज एम वी स्क्वायर बाय आर विच इज एम वी ओमेगा, राइट. ओके, मैं वापस इन डिटेल लेने वाला हूँ, यहाँ तक पता होना चाहिए. अब आपको इतना पता है तो लेट अस गो ऑन मेकिंग नोट्स एंड आल्सो रिपीट, क्योंकि आगे थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करना है मुझे. ऑलराइट, तो ओवरऑल सिनेरियो क्या था? ओवरऑल सिनेरियो ये है, हमारे पास एक पेंडुलम है. हमने अगर पेंडुलम को एक पॉइंट पे लाके रिलीज कर दिया तो वो ऑसिलेशन, जिसको आप सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलोगे, 12th में आप पढ़ोगे. सो इट परफॉर्म्स ऑसिलेटरी मोशन, राइट. बट दैट ऑसिलेटरी मोशन, वो जो मोशन है, ये एक वर्टिकल सर्कल का छोटा सा पार्ट है. पर कोनिकल पेंडुलम मतलब क्या? कोनिकल पेंडुलम मतलब आपने एक पेंडुलम लिया, उसको एक पॉइंट पे लाया, लेट अस से एट पॉइंट ए लेके आए, आपने उसको रिलीज करने की जगह पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश दे दिया. तो जब आप उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश दोगे तो वो जो मास है वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, राइट. गुड. अब ये जो एंगल बनाया था, मतलब ये जो स्ट्रिंग का ओरिजिनल पोजीशन और जो डिस्प्लेस पोजीशन होता है पेंडुलम का, ये जो एंगल बना है इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल थीटा. ये एंगल थीटा है, इसलिए दूसरा अल्टरनेट एंगल भी थीटा है, जो नीचे मैंने ये पॉइंट टी डैश के बाजू में लिखा है. वो हमको ये देखना है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब वो बॉब कहीं पे भी क्यों नहीं हो, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग, कितने फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उस बॉब के ऊपर, उस मास के ऊपर. अब मास है तो mg तो होगा ना, मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो होने ही वाला है वहां पे. तो एक mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. और क्योंकि आपने एक स्ट्रिंग के ऊपर मास को बांध के रखा है, आपने रस्सी पे नीचे एक बॉल बांधा है, तो वो जो बॉल है वो रस्सी में एक फोर्स प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेचिंग फोर्स, जिसको आप बोलते हो टेंशन. और वो हमेशा होता है टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन, मतलब जहाँ पे आपने रस्सी को बांध के रखा, मतलब इस केस में ओ पॉइंट पे है वो टेंशन फोर्स टुवर्ड्स टी डैश, करेक्ट. अब ये टेंशन फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट्स टी डैश कॉस थीटा और टी डैश साइन थीटा, राइट. इतना पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसको मैं बोलता हूँ फिगर बी, राइट. ओके, सो what we know is in a simple pendulum, a mass m suspended by a string of length L, by a string of length L and moves along an arc of vertical circle, राइट. ये सिंपल पेंडुलम. अब कॉनिकल पेंडुलम क्या, अगर हम लोगों ने मास को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी, if the mass is displaced such that the string makes an angle theta with the vertical,
इस एंगल को मैंने बोला है सेमी वर्टिकल एंगल। Right? So if the mass is displaced such that the string makes an angle theta with the vertical and given, and if the mass is given, horizontal velocity, then it performs horizontal circular motion, and the pendulum is called as conical pendulum. Conical pendulum. फिगर बी, ये था फिगर ए एंड दैट वाज फिगर बी बेसिकली। ओके, तो एटलीस्ट ये समझना जरूरी था। अब मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं ऑन दिस पेंडुलम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो देख लेते हैं विच फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस। At any instant of time, two forces act on the pendulum, or basically bob, or on the mass. Two forces act better क्योंकि एक होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग। पहला है weight mg on the bob or on the mass in vertically downward direction, in vertical direction is sufficient to say। दूसरा मैंने बताया टेंशन T dash in the string, tension T dash in the string along the point of extension, O। तो दो फोर्सेस थे, मैं वापस बता रहा हूँ, एक था mg डाउनवर्ड्स, एक था along the string। अब टेंशन T डैश के हम लोग करते हैं कंपोनेंट्स। टेंशन T डैश कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट मैंने आपको बताया, एज यू कैन रेफर फ्रॉम डायग्राम अगेन, T डैश कॉस थीटा, ये वेट mg को अपोजिट है, मतलब ये वेट mg को बैलेंस कर रहा है। T dash cos theta which balances weight mg, दूसरा T dash sin theta which provides necessary centripetal force, क्योंकि सर्कुलर मोशन अगर ऑब्जेक्ट ने परफॉर्म करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पे होना ही चाहिए। सो T dash sin theta which provides necessary centripetal force, तो T dash cos theta equal to mg, इक्वेशन नंबर 1, और T dash sin theta इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब mv स्क्वायर बाय r सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अगर r इज रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो मैं दिखा देता हूँ कि ये जो सर्कुलर मोशन का रेडियस है ये r है, क्वेश्चन 2। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग 1 by 2 या 2 by 1। सो देयरफॉर हमको मिलेगा T dash
साइन थीटा अपॉन टी डैश कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर अपॉन एम जी। एम एम कैंसल, टी डैश कैंसल। मैंने टी डैश इंटेंशनली लिखा है क्योंकि कैपिटल टी हम लोग टाइम पीरियड के लिए, मतलब एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उसके लिए रिजर्व रखते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टी डैश यूज किया हुआ है। तो यू शुड नो दिस। गुड। सो ये आ जाएगा आपका tan थीटा विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। करेक्ट। ये आपको मिल गया एंगल का फॉर्मूला, राइट। लेट्स से इक्वेशन नंबर 3। नाउ हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक में टाइम पीरियड निकालना है कि एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम पीरियड। तो बहुत इजी है, वी नो दैट, कल ही हमने देखा था वेलोसिटी v इज 2 पाई r अपॉन टाइम पीरियड t। ये यहाँ पे टाइम पीरियड है t, वेयर t इज टाइम पीरियड। राइट। अभी इक्वेशन नंबर 4 अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, मतलब v की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा। सो सब्स्टिट्यूटिंग 4 in 3, equation number 4 in 3, that will be tan theta equal to v square, and v square आ गया आपका 2 पाई r बाई टी का स्क्वायर अपॉन नीचे आपके पास था आर जी, राइट। ओके, सो अब I can write this as tan theta is equal to 4 pi square r square upon t square rg, right? All right. तो आर आर तो एक कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया टी स्क्वायर इक्वल टू टाइम पीरियड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन जी tan थीटा। करेक्ट। स्क्वायर रूट लूंगा तो टाइम पीरियड मिल जाएगा, देयरफॉर टी इज अंडर रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2 पाई आर अपॉन जी tan थीटा। इतना हर एक स्टेप आपको बुक में करके नहीं दिया है, मैं करके दे रहा हूँ सो दैट आई वांट कि आपको एक एक स्टेप समझनी चाहिए। अब अगर आप डायग्राम पे ध्यान दोगे, मतलब बी डायग्राम पे ध्यान दोगे, तो आपको समझेगा ये जो था ये पार्ट, दिस रेड लाइन इज रेडियस आर, दिस इज लेंथ एल। तो मैं अगर उस ट्राइंगल पे फोकस करता हूँ, लेट अस से ओ पी ए ट्राइंगल, तो मैं अगर ओ मतलब जहाँ पे बांधा है, पी मतलब सेंटर, और ए, अगर मैं इस ट्राइंगल पे फोकस करता हूँ, ये एंगल थीटा है, ये आर है, राइट, और ये एल है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, तो मुझे मिलेगा यहाँ से इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल को हम लोग अगले पेज पे ले जाते हैं। ओ पी एंड ए, ये आर था, ये एल था, ये थीटा था। सो फ्रॉम triangle OPA, sin theta is opposite side upon hypotenuse, therefore R is equal to L sin theta आ गया। इसको मैं इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो फ्रॉम 5 and 6, टाइम पीरियड T is 2 पाई और R मतलब L sin थीटा अपॉन G tan थीटा मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये हो गया कैंसिल कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l, ये cos थीटा ऊपर जाएगा अपॉन g,
यहाँ तक आपको समझा है ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। और अगर मैं इस हाइट को h मानता हूँ, मतलब जब पेंडुलम को हमने डिस्प्लेस ही नहीं किया तो उसका जो हाइट होगा ग्राउंड लेवल से उसको h बोल देते हैं, मतलब ये साइड h बोल देते हैं। तो वापस से अगर आप इसी ट्राइंगल से देखोगे तो आपको मिलेगा h इज इक्वल टू एल कॉस थीटा एंड cos theta is adjacent side upon hypotenuse, मतलब h is equal to L cos theta. Therefore, time period of conical pendulum is 2 pi root of h by g. तो ये आपको मिल गया conical pendulum का टाइम पीरियड का इक्वेशन, इक्वेशन 7. So equation 7 gives time period of conical pendulum. मैं वापस करवा देता हूँ. टॉपिक इज एक्चुअली सिंपल. आपको सिर्फ एक लिंक बिठानी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं. दैट्स द ओनली थिंग, राइट. व्हाट वी वांट टू डू, व्हाई वी वांट टू डू एंड हाउ वी विल बी डूइंग इट. हमें बेसिकली कोनिकल पेंडुलम क्या है ये पता होना चाहिए था. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नोट द कोनिकल पेंडुलम, राइट. मैं ये सारा का सारा डेरिवेशन आपको एक नए पेज पे करके देता हूँ सो दैट यू विल बी मच मोर कंफर्टेबल. देखो हमारे पास है एक पेंडुलम, इसको हमने एक रिजिड सपोर्ट पे, जैसे कि आपके जहाँ पे फैन को हैंग करते हो वहां पे हैंग कर दिया. ओके. अब आपने इसको डिस्प्लेस किया तो एक एंगल बना. इस एंगल को हम लोग बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल. क्यों सेमी वर्टिकल? क्योंकि वर्टिकल एक्सिस के साथ बना है और सेमी है, क्योंकि उस साइड भी एंगल बनेगा ना, मतलब टोटल एंगल जो होगा ये वर्टिकल एंगल, तो सेमी वर्टिकल एंगल. अब अगर मैं इस पेंडुलम को एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी देता हूँ, मतलब इसको मैं, मेरे पास ऐसा एक पेंडुलम है, राइट. सो दिस इज द बॉब. मैं इस बॉब को ऐसा पुश कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये एक हॉरिजॉन्टल मोशन परफॉर्म करेगा. तो ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, समथिंग लाइक दिस, विथ रेडियस r. ये लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया. मैं सिर्फ इसको एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे. ऐसा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल यहाँ पे भी थीटा बनेगा. If you are not able to understand very properly, let me just rectify this diagram a little bit. Now it is okay. So this was point A, this is R, this is some point P, this is point of extension O. और मैंने सिर्फ यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया हुआ है, तो ये एंगल जो है ये एंगल थीटा बन गया. अब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जब मैंने देखा तब मुझे दिखा कि बॉब जो है वो ए पोजीशन पे है. ए पोजीशन पे बॉब है, तो ए पोजीशन पे बॉब मतलब मास के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. एक तो होगा mg जो नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ग्रेविटी तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है. दूसरा फोर्स जो है दैट इज फोर्स ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग, दैट इज टी डैश. क्योंकि स्ट्रिंग पे आपने मास अटैच किया हुआ है, तो मास जो है स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेगा और उस स्ट्रेचिंग फोर्स को हम लोग बोलते हैं टेंशन. अब टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे. एक कंपोनेंट ये होगा यहाँ पे टी डैश कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल को लग के है तो एडजेसेंट कॉस होता है. दूसरा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ, जिसको मैं बोल रहा हूँ टी डैश साइन थीटा. So at any instant of time, there are two forces acting on
द बॉब mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड टेंशन t डैश अलोंग द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन। t डैश के आपने दो कंपोनेंट कर लिए, एक t डैश cos थीटा, एक t डैश sin थीटा। तो t डैश cos थीटा जो है वो वेट mg को बैलेंस कर रहा है, और t डैश sin थीटा जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब हम सिर्फ इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने जब इसको डिवाइड कर दिया तो t डैश साइन थीटा अपॉन t डैश कॉस थीटा, ये आपको मिल गया mv स्क्वायर बाई r अपॉन mg, m कैंसिल, t डैश कैंसिल, तो आपको मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। गुड, गुड इनफ। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमको पता है कि v इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस एक राउंड में 2 पाई r का होता है अपॉन टाइम इज t। मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मुझे मिला tan थीटा इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t का स्क्वायर अपॉन आर जी। फिर सिंप्लीफाई करते गए, tan थीटा इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन आर जी और t स्क्वायर, एक आर कैंसिल, तो टी स्क्वायर मिल गया मुझे यहाँ से 2 पाई का स्क्वायर r अपॉन जी tan थीटा। फिर अंडर रूट लूंगा तो मुझे मिल जाएगा t, याद रखना ये t टाइम पीरियड है, t डैश फोर्स है, टेंशन हैज द यूनिट्स ऑफ फोर्स, डायमेंशंस ऑफ फोर्स, ये याद रखना। टेंशन सरफेस टेंशन नहीं, वो आएगा बाद में। तो दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ r अपॉन जी tan थीटा। ये लेंथ था L, ये था H। अगर मैं ये ट्राइंगल देखता हूँ तो मुझे मिलता है साइन थीटा एज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब मुझे मिलता है R इक्वल टू L साइन थीटा, और cos थीटा एज H अपॉन R अपॉन H अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ठीक है, दैट इज बेसिकली you can simplify and write this as h by l, तो h is equal to l cos थीटा आपको मिल जाएगा। गुड, राइट, मैं सिर्फ लिख के रख रहा हूँ ये। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r हमारे पास है l साइन थीटा, g tan थीटा हमारे पास है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा कैंसिल, तो t मुझे मिल गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ l cos थीटा बाई g, l cos थीटा मतलब h है, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ h बाई g। सिंपल। देखो, यू डोंट नीड एनी बुक्स, एक बार आपको समझ गया। हाँ, फर्स्ट टाइम के लिए आपको स्टडी मटेरियल चाहिए होता है, बुक्स चाहिए होते हैं, बट एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो लाइफ टाइम फिक्स हो जाएगा ये, क्योंकि ये 12th में भी लड़ने वाला है आपको, ये जेडबल नीट सीईटी में भी लड़ने वाला है। तो ये जो है अभी नेचुरली आपको समझना होगा कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। गुड, so this marks the end of your theory part of third chapter. Let us move to numericals now. So 3.1, so the same pattern will be there, solved examples then unsolved examples, मतलब exercise problems। जो पार्ट आपका डिलीट हुआ है मैं उस पे भी न्यूमेरिकल्स ले रहा हूं और मैं लूंगा, राइट। सो विल स्टार्ट विथ 3.1। A person walks from point P to point Q along a straight road, मतलब linear motion का क्वेश्चन है ये, in 10 minutes. Then turn back and returns to point R, which is midway between P and Q after 4 minutes. मतलब person starts walking from P point, goes to Q point, इस पूरे मोशन को लगा आपका 10 मिनट्स, T1 बोल देता हूं मैं, ओके।
10 मिनट। फिर टर्न करता है वापस और R पे आता है विच इज समवेयर मिडवे, मिडवे मतलब बीच में है, और ये डिस्टेंस कवर करने को उसको लगा है 4 मिनट, 4 मिनट। इफ PQ इज 1 किलोमीटर अवे, मतलब ये टोटल डिस्टेंस P और Q आपको 1 किलोमीटर दिया है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इन गोइंग फ्रॉम P टू R। P से R जाने के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको पूछा गया है। यहाँ पे एवरेज स्पीड आपको याद होना चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला था, पाथ लेंथ अपॉन टाइम। So we know that average speed is path length upon time या फिर distance upon time। path length upon time, total time। P से R में path length कितना कवर हुआ, PQ, क्योंकि पहले P से Q गया फिर Q से R पे आया प्लस QR। इसमें हम लोग डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते, स्पीड की बात कर रहे तो टाइम कितना लगा T1 प्लस T2। PQ 1 किलोमीटर है और R मिड पॉइंट है, तो 1 प्लस 0.5 किलोमीटर टोटल अपॉन टाइम 10 प्लस 4 मिनट्स, तो ये आपका हो गया 1.5 अपॉन 14 किलोमीटर पर मिनट। 1.5 अपॉन 14 किलोमीटर पर मिनट। अगर 15/14 होता तो ये रफली 1 से थोड़ा बड़ा होता, 1.06 या 1.5 है ना यहाँ पे। 15/14 1.07 के आसपास होता ये, लेकिन 1.5 अपॉन 14 है, तो आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो ये अराउंड 0.107 किलोमीटर पर मिनट आएगा, राइट। अभी क्योंकि सब मिनट्स में चल रहा है तो ठीक है, अब इसको आर में भी कंप्लीट कैलकुलेट कर सकते हो, किलोमीटर पर आर में भी कैलकुलेट हो सकता है ये, पर ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। सेकेंड एवरेज वेलोसिटी, आपको याद होगा एवरेज वेलोसिटी के लिए मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना, हाफ किलोमीटर, क्यों, क्योंकि फाइनल इनिशियल पोजीशन P था और फाइनल पोजीशन R है, तो इनिशियल पोजीशन P एंड फाइनल पोजीशन इज R, तो डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट 0.5, 0.5 चाहिए तो लिख लो, इफ यू वांट आई कैन राइट इट डाउन फॉर यू, दैट इज PQ माइनस QR। 1 किलोमीटर गया, हाफ किलोमीटर वापस आया, अपॉन टाइम, टाइम इज T1 प्लस T2, क्योंकि टाइम तो टाइम है, उतने लगने वाला है टाइम, तो PQ मतलब 1 माइनस 0.5 अपॉन 10 प्लस 4, ये ऊपर किलोमीटर नीचे मिनट्स, तो ये आपको मिल जाएगा 0.5 अपॉन 14 किलोमीटर पर मिनट। तो दिस यू हैव टू सॉल्व, 0.5 अपॉन 14 कितना होता है, दैट हैज़ टू बी 5/15, 1/3, रफली 0.03 कुछ आएगा ये आंसर, 0.035 किलोमीटर पर मिनट। तो क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। एक केस में आपने एवरेज स्पीड निकाला है, मतलब टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम, और दूसरे में आपने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिया है। तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था ये, देयर इज नथिंग मच इन दिस, ओके। सो हम लोग अब एक एग्जाम्पल और लेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3.2। A stone is thrown vertically upwards from the ground with a velocity of 15 meter per second.
ये ग्राउंड है, यहाँ से एक स्टोन को हमने ऊपर की तरफ फेंका विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, 15। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन 15 मीटर पर सेकेंड। At the same time, is a ball is dropped from a point directly above the stone. तो ऐसा है कि डायरेक्टली अबव द स्टोन वहां से एक बॉल को ड्रॉप किया है फ्रॉम हाइट ऑफ 30। मतलब ये जो बॉल ड्रॉप किया है इसका हाइट है 30 मीटर। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितने हाइट पे स्टोन और बॉल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे या तो दे विल मीट, एंड आफ्टर हाउ मच टाइम, राइट। एक तो कितने डिस्टेंस पे ये एक दूसरे को कोलाइड करेंगे और कितने टाइम के बाद करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन निकाल लो पहले। डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन, एस स्टोन आपको पता है नॉर्मली हम लोग यूज करने वाले हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब मैं एक एक करके लिखता हूँ, स्टोन के लिए क्या आएगा पैरामीटर्स और इसके लिए क्या आएंगे। तो S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर हमको यूज करना है, राइट। तो स्टोन के लिए आपको मिलेगा यू एस, मतलब यू इनिशियल वेलोसिटी फॉर स्टोन के लिए इनिशियल वेलोसिटी था 15 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर स्टोन विल बी -g। प्रोजेक्टाइल मोशन में और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं बाद में बताऊंगा, पर फिलहाल ये समझ लो -g क्यों, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है इसलिए -g, राइट। प्रोजेक्टाइल में भी वैसा ही था बेसिकली, हम लोग वही बोल रहे थे कि माइनस इसलिए लिया कि द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी अपवर्ड। ये हो गया स्टोन के लिए। तो मैं स्टोन के लिए डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, एस स्टोन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, यू स्टोन टी प्लस 1/2 A स्टोन टी स्क्वायर। मैं टी सेम क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने टाइम पूछा है कितने टाइम के बाद क्रॉस होंगे, तो जस्ट हम लोग सिर्फ टी ही यूज करने वाले हैं। एस स्टोन पता नहीं, यू स्टोन 15t माइनस g/2 टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या था, बॉल था। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 0। कैसे पता लगा, इज ड्रॉप्ड। ये जब वर्ड होता है ना ड्रॉप्ड, ड्रॉप मतलब रिलीज कर दिया, मतलब रिलीज किया मतलब पहले रेस्ट पे था ना। आई डोंट हैव अ बॉल हियर बट आई डोंट नो इफ आई हैव समथिंग, एनीवेज आई हैव नथिंग, देयर इज सम ऑब्जेक्ट इन माय हैंड, ये पकड़ के रखा है। ड्रॉप्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज 0 and a ball will be positive because it is moving in the direction of gravity, that is important thing। तो इसलिए आप s बॉल जब निकालोगे that will be u ball into t plus 1/2 a ball t square। तो s ball is equal to u ball is 0, half a ball is gt square। वो u ball 0 आ गया, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना जरूरी था हमारे लिए। देखो क्या बोला है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एट द सेम इंस्टेंट, उसी टाइम पे द बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द स्टोन फ्रॉम अ हाइट 30। जब वो दोनों क्रॉस होंगे, सपोज ये स्टोन, दिस इज स्टोन और बॉल जब क्रॉस होंगे तो डिस्टेंस बॉल ने कितना ट्रैवल किया है
डिस्टेंस बॉल ने ट्रैवल किया है एस बॉल, और स्टोन ने कितना ट्रैवल किया है एस स्टोन। तो जब क्रॉस होंगे तो एस स्टोन प्लस एस बॉल विल बी इक्वल टू हाइट, ये इंपॉर्टेंट है। बट व्हेन स्टोन एंड बॉल मीट्स, S ball plus S stone is equal to H, that is height, that is 30 meter. According to the question, S ball निकाल के रखा है हाफ GT स्क्वायर प्लस S stone भी फाइंड करके रखा है हम लोगों ने 15T minus GT square by 2, that is 30, equal to 30, प्लस और माइनस GT square by 2 कैंसिल, तो 15T इज इक्वल टू 30, मतलब T इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड के बाद एक दूसरे को वो मीट करने वाले हैं, कोलाइड होने वाले हैं एक दूसरे के साथ आफ्टर 2 सेकेंड्स, राइट। अब पूछा है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड। जब फ्रॉम द ग्राउंड बोला है तो सिर्फ एस स्टोन निकाल लो, खत्म। क्योंकि फ्रॉम द ग्राउंड बोला है ना, तो ग्राउंड से क्या मेजर कर रहे हैं हम लोग, स्टोन का डिस्टेंस ना, बॉल का तो हाइट से मेजर कर रहे हैं ना हम लोग। तो also distance from the ground or height from the ground, height from the ground is S stone, that is equal to 15T minus G by 2 T square, that is equal to 15T की वैल्यू 2 आई, G की वैल्यू 10 बोला है उन्होंने, क्वेश्चन में बोला है, एंड 2 स्क्वायर, 15 इंटू 30, 2 कैंसिल हो गया माइनस, तो ये आ गया आपका 20, तो 30 माइनस 20 आपका आ गया 10 मीटर। तो 10 मीटर पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या मीट होंगे। तो हो गया आपका सॉल्यूशन। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। सिंपल इसलिए था, सिर्फ यहाँ पे आपको s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर स्मार्टली यूज करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। एक स्टोन को आप ऊपर फेंक रहे हो, उसी टाइम पे बॉल को एक हाइट h 30 मीटर से ड्रॉप कर रहे हो, कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे को मीट करेंगे और ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे ये एक दूसरे को मीट करने वाले हैं। तो स्टोन के लिए आपने यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर यूज करके 15T माइनस GT स्क्वायर निकाल लिया, और बॉल के लिए आपने S डिस्टेंस हाफ GT स्क्वायर निकाल लिया। हमको पता है जब ये दोनों मीट करने वाले हैं तो S स्टोन प्लस S बॉल विल बी हाइट, दैट इज 30 मीटर। सॉल्व करते गए टाइम मिल गया, और एक टाइम 2 सेकेंड हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दिया S स्टोन मतलब इक्वेशन नंबर 1 में, एंड यू गेट योर आंसर, दैट इज 10 मीटर। विल कंटिन्यू remaining questions in the next session.